वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज पहला रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो हम रोज़ा रखने के जो फ़वाइद हैं ना, और इसके जो हमारे जिस्मानी सेहत पर जो असरात मुरतब होते हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारी मेंटल, फ़िज़िकल और जो स्पिरिचुअल वेलबींग है उस पे रोज़ा रख के क्या फ़र्क पड़ता है। तो रोज़ा जो है वो रखने से ना सिर्फ हमारे दिल की सफाई होती है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी अखलाकी बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारा जिस्म भी इससे मजबूत होता है, ज़हनी सुकून, तहम्मुल और सब्र भी पैदा होता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ रोज़ा जिस्मानी सेहत पर भी बड़े पॉजिटिव जो असर डालता है। पूरे साल के दौरान जो कुछ हमने खाया पिया होता है, रोज़मर्रा उसको बैलेंस जो एक सतह होती है उस पर लेने के लाकर आने के लिए जो है वो आप रोज़ाना जैसे एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह पूरे साल के अंदर एक महीने के रोज़े इसको मुतवाज़िन सतह पर लेकर आते हैं। यानी कि जिस्म को आपको बैलेंस करने के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं। और इसी तरह कभी कभार हम देखते हैं कि रोज़े के अंदर ज़रा सा मूड आपका जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा होता है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, क्योंकि शुगर लेवल आपका डाउन होता है। इसी वजह से कहा गया है कि रोज़े के अंदर आपने उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना है जो आप एक आम दिन में करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ज़रा कि साइकोलॉजिकली क्या इश्यूज़ होते हैं, किस तरह से चीज़ों को टेकअप किया जा सकता है, और इंसानी जिस्म पर क्या रूहानी और जिस्मानी जो है फ़वाइद हासिल होते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑन जूम कैम जो हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ होता है और कैसे गुजारें, अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान बिन मुबीन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। और आप पहले सबको रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत रमजान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान और पहला रोज़ा। और फिर उसके अंदर आपके साथ एक जो है वो सेगमेंट हो रहा है और दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, सुन रही है, क्योंकि अभी पहला रोज़ा है। तो मैंने कहा इस टॉपिक को ज़रा डिस्कस कर लिया जाए। रोज़े के अंदर कहा जाता है कि भाई आपने गुस्सा नहीं करना है, सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है। ज़रा रोज़े का जो फ़ायदा है ना, मैं आपसे ज़रा जानना चाहता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि दिमाग के जो केमिकल्स हैं जिस्म पर कौन कौन से असर कर सकते हैं, कैसे जो है वो इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होते हैं इनके। रोज़ा रखने से इंसान की जो जिस्म है तो उसमें जिस्मानी फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं। रूहानी तो चले एक एक्सपर्ट पता है हमें, जिस्मानी क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो हम रोजा रखते हैं उसके बहुत सारे फवाइद साइंस बता चुकी है। उनमें से चंद में अगर अर्ज करूं तो एक तो ये है कि उससे वजन कम होता है। अगर आप इफ्तार और सहरी में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं पर तेल वाली और मोटा करने वाली, तो वजन कम होने से बहुत सारी बीमारियां जो है वो नहीं लगती। शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई, दिल की बीमारियां हैं। और जब आप हेल्दी होते हैं फिजिकली तो आप मेंटली भी हेल्दी होते हैं। ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो और जिस्मानी सेहत अच्छी हो, या जिस्मानी सेहत अच्छी हो मेंटल हेल्थ खराब हो। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस्मानी सेहत अच्छी होगी तो जहनी सेहत अच्छी होगी। ठीक है। दूसरा ये कि फास्टिंग करने से बहुत सारे प्रोसेस हैं जो जिस्म में बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस हम ऑटोफेजी कहते हैं, जिससे उसमें ये होता है कि जिस्म अपनी सफाई करता है। जब आप एक खास पीरियड तक बॉडी को खाना नहीं देते तो बॉडी को ये मैसेज आता है कि मुझे जिस्म के अंदर की अब सफाई करनी है, जो गंदगी है उसको निकालना है। जो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कैंसर पैदा करती हैं उनकी सफाई होती है। और ऑटोफेजी हम इसको साइंस की टर्म में कहते हैं। ये कहा जाता है कि फास्टिंग से ये प्रोसेस बढ़ता है। फिर इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे जो साइटोकाइंस होते हैं, मतलब कि जो सूजन हमारे जिस्म में पैदा करते हैं वो भी कम होते हैं। कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हमारे जिस्म में जो ज्यादा निकलता है वो भी कम होता है, जो जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो परेशानी टेंशन में निकलता है, जिससे ज्यादा निकले, ज्यादा देर तक निकले जिस्म को नुकसान होता है। तो फास्टिंग के अंदर वो भी जो है कम निकलते हैं, स्टेरॉइड्स भी, और इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। अच्छा, मतलब ओवरऑल ये जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कहते हैं रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात है, लेकिन इसकी मेंटल हेल्थ पर क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जब जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, जिसकी भी हो, उसकी मेंटल सेहत ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। जाहिर सी बात है, ब्रेन हमारे इसी जिस्म का हिस्सा है। अगर जिस्मानी सेहत खराब होगी तो वो ब्रेन पे अफेक्ट होगा, और जिस्मानी सेहत बेहतर होगी तो उनकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली आम बंदे से बेहतर होगी।
इस पे आपने एक बात कही कि जब हम रोजा रखते हैं तो शुरू में चिड़चिड़ापन होता है, शुगर लो होती है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। शुरू के रमजान में बड़ी लड़ाई झगड़े सड़कों में भी नजर आते हैं ट्रैफिक में हमें। तो ये दरअसल रोजे का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। क्योंकि हमने अपने जिस्म को ना नशा लगा लिया है शुगर का और इस खाने का, कि हर थोड़ी देर बाद हमें वो खाना चाहिए होता है, वरना हम चिड़चिड़ हो जाते हैं। इसको कुछ लोग जो है कहते हैं हैंग्री होना, मतलब हंग्री और एंग्री का मिक्सचर, हैंग्री होना। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा कसूर है। डॉक्टर साहब ये मैं जरा रमजान में रोजे रखते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आम दिनों में भी, रमजान के अलावा भी अक्सर महीने के 13, 14, 15 को रोजा रखा करते थे, पीर और जुमेरात को रोजा रखा करते थे। तो ये एक हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इसको एक आदत बनानी चाहिए कि रमजान के अलावा भी आम दिनों में भी रोजा वक्तन फवक्तन रखते रहे, ताकि हमारे जिस्म को इसकी आदत भी हो और इसकी बेनिफिट हम पूरे साल उठा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो आपने हैंग्री वर्ड यूज किया ना, एंग्री और हंग्री, ये बड़ा रिलेटेबल है। आई नो सम ऑफ दोज पीपल के जो जिनको जब भूख लगती है ना, उन्हें बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, अजीब और गरीब हो जाते हैं, काटने को दौड़ते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं, हम कुछ नहीं करते, एक निवाला बनाते हैं, उनके मुंह में रखते हैं, उसके बाद वो कहते हैं वाह 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 वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये जरा बताए ना, ये कौन सा सिंड्रोम है? बस सिंड्रोम नहीं है ये एक, क्योंकि हम खाने का ये है कि हम बिल्कुल हमें आदत नहीं होती अपने बॉडी को इस तरह से जो है ना फास्टिंग में रखने की। तो हमारे फौरन से जैसे जिस्म में शुगर की और इनकी कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की, तो हमारा जिस्म जो है ना रिएक्ट करने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हमें जो है वो फ्यूल नहीं मिल रहा। तो इस तरह से चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। जबकि अगर आप ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रखें कि आप महीने में आप कई दिन वैसे फास्टिंग करते रहें, तो वो जिस्म के लिए भी बेहतर है, माइंड के लिए भी बेहतर है। आपको मैं बताऊं, पुरानी ये अरब की रिवाज हुआ करता था कि जो घोड़े जो उनको भी फास्ट कराया जाता था कि रेगिस्तान में लंबे लंबे अरसे चलना होता था, पानी नहीं मिलता था, तो ताकि उनके जिस्म को ये आदत रहे कि पानी खाना ना मिले तब भी वो ठीक ठाक फंक्शन करते रहे। तो ये हमें भी अपने जिस्म को आदत लगानी चाहिए कि खाना पानी जब कम हो तब भी हमारा जिस्म नॉर्मली चलता रहे, ये ना बिल्कुल गुस्से में पागल ना हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं, यानी कि जब उनको कोई एंग्जाइटी होती है तो वो ज्यादा खाने लगते हैं। तो रमजान में तो डेफिनेटली ये एक टाइम पीरियड के लिए हम फास्टिंग में होते हैं, तो क्या इससे उनकी स्ट्रेस ईटिंग पे कोई फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए स्ट्रेस ईटिंग इससे रिलेटेड है। जब आप फास्टिंग करते हैं और खास रमजान में जो फर्ज रोजे हमने रखने होते हैं, तो हम कितना भी स्ट्रेस हो हम खाना नहीं खा सकते। तो स्ट्रेस ईटिंग की आदत भी कम होती है। स्ट्रेस ईटिंग जो है ये एक बहुत खराब आदत है, और इसको हम इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि समझे एक नशे की तरह, जैसे कोई नशा ही होता है, उसको जब टेंशन परेशानी आती है तो उसकी सिगरेटें बढ़ जाती हैं, उसकी चर्च, उसके नशे बढ़ जाते हैं। तो हम भी खाने को एक नशे की तरह डोपामीन हिट पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी तकलीफें परेशानियां से कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है। तो रोजे से भी ये बहुत फायदा होता है कि आप नहीं कर पाते तो ये आदत आपकी बेहतर होती है। वाह डॉक्टर साहब, जबरदस्त, आपने उन पॉइंट्स को जो है ना वो हिट करना शुरू कर दिया जो पब्लिक इस वक्त सुनना चाहती है। यू आर सो ऑन पॉइंट, माशाल्लाह। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपके जिस्म से जो निकल जाती हैं, बेहतर हो जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ डॉक्टर साहब ऐसी होती हैं, ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर है, फिर हार्ट पेशेंट हैं, और फिर आपके डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत सारे मर्ज लाक होते हैं ओबेसिटी की वजह से। ओवर वेट होते हैं तो इस वजह से जोड़ों में दर्द हो जाता है, ओवर वेट होते हैं तो सर्वाइकल इशू ज़्यादा हो जाता है, ओवर वेट होते हैं तो ये जो शैटिका होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ओवर वेट होने की वजह से या ओबेसिटी की या ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं। रमज़ान के अंदर ये 30 दिन स्केड्यूल्ड, आप इसको समझें, बिल्कुल पूरा स्केड्यूल होता है। तो स्केड्यूल्ड रोज़ा रखने के बाद फ़र्क क्या पड़ सकता है जिस्म पे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। सैडली मोटापे की वजह से कोई जिस्म का हिस्सा नहीं है जो अफेक्ट ना हो, हर जिस्म का हिस्सा अफेक्ट होता है। और जो हम कहते हैं ना, किडनी फेल हो गई, गुर्दे फेल हो गए, आंखें फेल हो गई, इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि मोटापे की वजह से ये
इसमें शुगर भी शामिल है, ब्लड प्रेशर भी शामिल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिलके इसमें शामिल है। ठीक है। और इनसे मजीद बीमारियां होती है, इससे गुर्दे फेल होते हैं, आंखें फेल होते हैं, लिवर फेल होता है, इससे दिल, सबसे ज्यादा स्ट्रोक की रीजन ये बनता है, फालिज का अटैक। तो इतनी सारी इससे बीमारियां जुड़ी हैं कि मेरे ख्याल से पूरी लंबी लिस्ट है। और आप सिर्फ वजन ही कम कर लें तो ये बेशुमार बीमारियों का जो है ना ये खात्मा हो जाता है। और बेस्ट प्रिवेंशन मेरे ख्याल से अपना वजन कम करना बेस्ट प्रिवेंशन है, जिस्म के लिए भी और जहन के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और खाली पेट रहते हैं तो वो हमारे अपना ही जिस्म के सेल्स वो खाने लगता है, कि जिसकी वजह से जो है ना जो कैंसरियस गंदे सेल वो कैंसरियस, फिर उससे कैंसर का भी दिफा हो सकता है। इस हवाले से भी कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल, जिससे हमने, जैसे मैंने पहले कहा, ऑटोफेजी का जो फिनोमेना है वो यही है कि जब आप इस फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो जिस्म अपनी सफाई करना शुरू कर देता है। जो कैंसरस सेल हैं, जो गंदे सेल हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो फ्री ऑक्सीडेंट्स हैं, उनको जिस्म सफाई करना उनकी शुरू कर देता है। उसको ये रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई अभी मैंने अपना चीजें बनानी नहीं है, बल्कि जो खराब चीजें उसको निकालनी है। ये फास्टिंग से ये मैसेज जिस्म को जाता है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, रिसर्च, बेशुमार रिसर्च हो चुकी है कि क्या चीजें हैं जो जिंदगी को लंबा करती हैं और हेल्दी इंसान को बनाती हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्सरसाइज करना भी शामिल है, मगर उसमें एक चीज है कि वो लोग ज्यादा लंबा जीते हैं जो खाना कम खाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रूवन रिसर्च है कि कम खाने से जिंदगी लंबी होती है। मतलब कम खाएंगे तो आपका जिगर भी कम इस्तेमाल होगा, आप कम खाएंगे तो आपका मैदा भी कम इस्तेमाल होगा, आप कम खाएंगे तो आपका जो है वो पैनक्रियाज भी कम इस्तेमाल होगा। तो ये कम इस्तेमाल होगी तो गाड़ी दूर तक चलती रहेगी, ट्यूनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी को। बिल्कुल ऐसी है। जितनी आप गाड़ी में भी आप बेशुमार पेट्रोल डालते रहे, ज्यादा इस्तेमाल करते रहे, तो उसकी फिर सर्विस भी ज्यादा करवानी पड़ती है, सफाई सुथराई भी ज्यादा करवानी पड़ती है। इसी तरह आप जिस्म को ले लें, और वो कहते हैं ना कि खाने के लिए नहीं जियो, जीने के लिए खाओ। तो ये बिल्कुल ठीक मुहावरा है। क्या बात है। लेकिन कुछ लोग जो है वो खाने के लिए जीते हैं और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद पानी भी पीते हैं और फिर उसके बाद फिर वो निज़ाम ही बदल जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे। रोज़े में कहा जाता है कि भाई ना लड़ाई झगड़ा करो, ना मुग़ल्लिज़ात एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो, ना गालम गलोच, ना कोई किसी से बदतमीज़ी करो। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हम ख़ास तौर पे ऑफिस टाइमिंग के अंदर सुबह सवेरे भी और वापस आते हुए भी, या कहीं फ्रूट्स की खरीदारी करते हुए, सब्जियों की खरीदारी करते हुए, या कहीं फ्रूट्स की खरीदारी पे तो गुस्सा आएगा ना जब इतने चले पैसे बढ़ा देते हैं। जायज़ है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा होता है वहाँ पर बर्दाश्त ख़त्म हो रही होती है। जो आपका बर्दाश्त का मादा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो रहा होता है। ये क्यों होता है? क्या शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है? क्या आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है? एंड व्हाट कैन वी डू एज अ ह्यूमन, कि हमें रोज़ा भी रखना फ़र्ज़ है, और हम किस तरह चीज़ों को कर सकते हैं? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे ख्याल से यही हमारा अल्टीमेट टेस्ट ये है कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ये ट्रेन किया जाए कि जब चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, उस वक्त आप इसको कंट्रोल करें। मेरे ख्याल से यही जो है ना, यही हमारा टेस्ट है एज मुस्लिम्स। जो हम रोजा रखते हैं कि अल्लाह ने यही कहा है कि रोजा रख के जो है फिर इन सब चीजों से आप इज्तिनाब करें। और जो आपको पता है कि शुरू में जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया हैंग्री, तो आप ज्यादा हैंग्री हो रहे होते हैं जब शुरू में आप भूखे होते हैं। मगर यही हमारा टेस्ट है कि हमें इस पे ही कंट्रोल करना है। और मेरे ख्याल से बड़ा आले दर्जे की मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आप ये कर पाए तो आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब आप इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं तो जिंदगी में बेशुमार ऐसे मौके हैं जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, माँ बाप और बच्चों के रिलेशन बेहतर होंगे, वर्क प्लेस में, स्कूल के अंदर आपकी सोशल रिलेशन बेहतर होंगे अगर आप अपनी इमोशनल रेगुलेशन बेहतर करें। इसको हम इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक लफ्ज है कि अब कौन कितना अकलमंद है, कितना इंटेलेक्चुअल है। अब एक नई तरह आ गई है EQ, इमोशनल क्वोशेंट कितना उसका अच्छा है, कि वो अपने इमोशंस पे काबू कितना रख सकता है और दूसरों के इमोशंस को कितना बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। तो उस बंदे का मेरे ख्याल से जो रोजों में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे, उसका EQ जो होगा वो बहुत बेहतर होगा। और ये हमारी एक बड़ी आला दर्जे की, मैं समझता हूँ, ट्रेनिंग है अपने इमोशंस पे काबू रखना। ऐसी सिचुएशन में जब आपको और ज्यादा
चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने के इम्कान हो। हाँ एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात बताई, इमोशनल रेगुलेशन इज द न्यू टर्म। बाकी के रोज़ा में डेफिनेटली डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन के अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे रोज़े में कहते हैं कि थोड़ा सा आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, अच्छा महीना है अपना वेट कंट्रोल करने के लिए, तो क्या जब हम रोज़ा रखते हैं और भूखे होते हैं तो क्या वो हमारे जो फैट्स हैं वो भी खाना शुरू कर देते हैं सेल्स? क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से वेट रिड्यूस हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एक खास दर्जे एक कुछ खास अरसे तक फास्टिंग करते हैं तो आपका वजन भी गिरना शुरू हो जाता है। फिर जब अब बंदा जब इफ्तार भी करता है तो इम्कानात ये होते हैं कि खाएगा तो कितना खा लेगा। ये इस रिसर्च से ये देखा गया है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनका वजन ज्यादा गिरता है, बजाय उसके कि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन तो करते हैं मगर वक्तन फवक्तन खाते रहते हैं। उसका ये इसका जो माखज़ और मंबा ये है कि अगर फर्ज करें आप सारे दिन भूखे रहे फिर आपने इफ्तार में बैठे तो आप कितना भी खा लें, आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते अनलेस बहुत अनहेल्दी चीजें ना हो, समोसे पकौड़े हो, तेल वाली चीजें ना हो, हेल्दी चीजें ही रखें। आप पेट भर के भी खा लें, फल सब्जियां रखी हो, आप कितनी खा लेंगे? आप चाहते भी स्टमक का एक साइज है, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते आप, आपको उल्टी मतली होना शुरू हो जाएगी। तो इससे भी लोगों का वजन जो है बहुत कम होता है। अगर हेल्दी चीजें रखी हो तो इफ्तार में मैं तो कहता हूँ जितना फल सब्जी खाना है खाएं, इतना खाएं कि उल्टी के करीब पहुंच जाए, मगर हेल्दी चीजें खाएं तो फिर भी आपका वजन कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक जो है वो दिमाग से है और दिमाग की जो कंडीशन होती है उसको सुधारने में आपका बड़ा किरदार होता है, कहीं रिश्ते बचाने में आपका बड़ा किरदार होता है, कहीं जो है वो लोगों की जो मेंटल स्टेट होती है उसको सुधारने में कि समटाइम्स एवरीबडी नीड्स अ लिसनर, सो आप एक अच्छे लिसनर भी बन जाते हैं समटाइम्स। ये तमाम चीज़ें आपको क्रेडिट जाता है। मैं चाहूँगा कि आप आज जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, जो देख रहे हैं और जो रोज़े से हैं, और ऑब्वियसली वो उस चीज़ को फील करेंगे कि आपके थ्रू इस चैनल के थ्रू एक पैगाम चले जाए। गुस्से से हमने देखा है कि बड़े बड़े रिश्ते तबाह होते देखे हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में अलहदगी देखी है, माँ बाप के रिश्तों में अलहदगी देखी है, कहीं बेटे जो है वो माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। गुस्सा जो है कभी कभार आप अच्छी अपनी लगी बंदी सक्सेसफुल जॉब छोड़ के चले जाते हैं गुस्से के अंदर, कभी कभार आप अपना करियर तबाह कर देते हैं। गुस्सा जो है वो जड़ होती है, हर उस जगह पर आप पाया जाता है गुस्सा जहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई फेलियर देखा गया किसी रिश्ते में या किसी जॉब में, किसी चीज़ में। गुस्सा करना इस वक्त हमने देखा है कि रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत सी चीज़ें अजीब और गरीब हो जाती हैं। क्या एडवाइस करेंगे, ऐसी क्या चीज़ हो कि गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो जाए और चीज़ें टूटने से या बिछड़ने से बच जाए? हाँ देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और मैरिज काउंसलिंग के लिए, कपल थेरेपी के लिए बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनकी शादी सही नहीं चल रही होती और मसले होते हैं और तलाक तक बात आ जाती है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि दोनों को या दोनों में से एक को, किसी ना किसी को जरूर कोई जहनी बीमारी, डिप्रेशन के अलामात मुझे अक्सर मिले हैं। और आपने भी सुना होगा बात कि अक्सर तलाक हो जाती है, वजह क्या होती है जनाब? कोई वजह नहीं होती, छोटी मोटी बातों पे तलाक हो गई, कोई बड़ी वजह नहीं होती, रोज की छोटी छोटी तू मैं पे तलाक तक बात पहुंच जाती है। बिस्तर पे गीला तौलिया रखने से तलाक हो गई भाई। बिल्कुल। तो ये छोटा मोटा चिड़चिड़ापन है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, डिप्रेशन जो बीमारी है, उदासी की बीमारी, ये बहुत आम है। साइंस के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक हर चौथे बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है। तो हम इसको बहुत अंडर प्ले करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते हैं। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, नजला, जुकाम, बुखार किसी को भी हो सकता है, दिल, गुर्दे, फेफड़े की बीमारी, दिमाग बेचारा भी हमारा इसी जिस्म का हिस्सा है, उसमें भी बीमारी हो सकती है, बिला वजह की हो सकती है, बिल्कुल ठीक हालात के साथ भी हो सकती है। तो इसको समझने की जरूरत है। और अगर आपको लगे कि उदासी, मायूसी, डिप्रेशन की अलामात आ रही हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है, नींद और भूख खराब हो रही है बिला वजह या बहुत छोटी सी वजह से भी, तो उसको हो सकता है कि जहनी बीमारी है, उसका इलाज कराएं। मैंने बहुत देखा है कि लोगों, आपने भी सुना होगा कि फला चच्चा है, वो शुरू से गुस्से के तेज है। जनाब, इनको क्या मसला? कोई मसला नहीं, पर गुस्से के तेज है, हमेशा से गुस्से के तेज है।
नहीं जनाब, उनको कोई जहनी बीमारी है। जी। हो सकता है उनको हमेशा से डिप्रेशन रहा हो, कभी उन्होंने समझे नहीं, कभी किसी ने इलाज नहीं कराया उनका, तो इसलिए हर बात पर उनका गुस्सा ज्यादा होता है। तो ये बात समझने की जरूरत है। लोग जो है ना समझते हैं कि बस गुस्सा तेज है, इसको इस तरह से हम लेबल कर दें, जबकि गुस्सा भी एक बीमारी है। वो ये चीज़ नहीं समझते। और ना सिर्फ ये कि डिप्रेशन ताल्लुकात को ख़राब करता है, बल्कि अपने आप को कभी कभार कुछ लोग सही समझने के सिंड्रोम में भी होता है कि बस हर चीज़ वो जो कह रहे हैं वो सही है, झुकना नहीं आता, जिन्हें आपस के मसाइल सॉल्व करने नहीं आते, और कुछ लोगों के घर का माहौल भी बहुत अथॉरिटेटिव होता है। तो ये सब चीज़ें भी एक रिश्ता टूटने का बायस बनती हैं। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक की अगर हम बात करेंगे तो रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो इससे हमारे जो है ना इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है? ओके, बिल्कुल। जैसे मैंने बात की कि इन्फ्लेमेशन, सूजन जिसे हम कहते हैं, ये माइक्रो लेवल पे हमारे जिस्म में हो रही होती है। और इसके अंदर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो हमारे जिस्म कुछ हार्मोन्स निकालता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, जिसके अंदर स्टेरॉइड और इस तरह के हार्मोन शामिल है। अब वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मिकदार में तो चले अच्छे होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करते हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म पे निकलते ही रहे तो फिर ये उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं जिस्म को। इससे जिस्म की सूजन, सोजिश बढ़ती है और इम्यून सिस्टम को ये खराब करते हैं। तो जब आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में होते हैं तो डिप्रेशन के मरीज भी जैसे हर वक्त ही टेंशन में रहते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उनको जिस्मानी बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। रोजे के अंदर ये देखा गया है कि आपकी ये इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश जो है जिस्म में, ये कम होती है रोजा रखने से। वो सारे स्टेरॉइड्स जो हमारा जिस्म खुद बनाता है वो कम करती है, इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी डिटेल कॉन्वर्सेशन का, और रोजे के अंदर आप इतना बोले, थैंक यू सो वेरी मच, कि लोगों की इस्लाह के लिए और उनको इन्फॉर्म करने, अवेयर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद थे। और आपने सुनी होगी इनकी गुफ्तगू के जो बातें उन्होंने कही वो ज़रूर सोचें समझें। और रोज़ा एक समझे नेमत है, और इस 30 दिन की नेमत के बाद आपको एक तोहफ़ा भी मिलता है जो रहमत बनकर ईद की शक्ल में आता है। तो रोज़ा रखना साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि आपके जिस्म के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, आपके ओवरवेट होने की, ओबेसिटी की चीज़ को ख़त्म करता है, आपकी बीमारियों को कंट्रोल करता है, आपके सिंड्रोम्स को, आपके जो अंदर वायरसेस बैक्टीरिया हैं उनको इम्यून करने के लिए भी बड़ा रोज़ा जो है वो फ्रूटफुल साबित होता है। एग्जैक्टली। और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम अपने आप को बेहतर ना कर लो। रोज़े की जो असल रूह है ना, हमें उसको समझना चाहिए और ख़ुद को में पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, रोज़ा ईमानदारी से पूरा करें। और ईमानदारी से मतलब ये कि सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहना है, अपना ख्याल रखना है। आँखों का भी रोज़ा हो, नाक का भी, कान का भी, दिमाग का भी, ज़बान का भी, हाथ का भी और पैर का भी रोज़ा हो। और रोज़ा एक बात मैं आपको बता दूं, आज जब इफ्तार का वक्त होगा तो रोज़ा इफ्तार करने जब बैठे ना, तो दस्तरखान पे जो कुछ भी सामने रखा हुआ है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और रोज़ेदार का ये जो वक्त होता है ना, जो इफ्तारी से ज़रा से चंद लम्हात पहले का वक्त होता है, जो अक्सर हम मोबाइल फ़ोन्स में लगे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, कभी जो है वो बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, कभी हम बाहर खेल कूद रहे होते हैं। नहीं, अपने बच्चे को सिखाएं कि इफ्तारी से पहले दस्तरखान पर बैठें। ये जो है ना वो पाक पंचतन का कि ये समझे, ये रसूल खुदा की सुन्नत है कि दस्तरखान के ऊपर बैठना और फिर उस पर दुआ करना, और अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने अहल खाना के लिए, आपके जो ज़ेरे किफ़ालत लोग हैं या आप किसी की ज़ेरे किफ़ालत हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर करें। मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि वो दुआएं कबूल होती हैं दस्तरखान पर। बिल्कुल, जो रोज़ा खुलने से पहले की दुआ तो साबित है कि बाकायदा कबूल होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह।